Hello everyone, this is Arun, MBBS, your bio faculty at Nucleus Academy, Kannauj. Today we are going to discuss about how reflex arc. What is reflex arc? Reflex action होता क्या है? देखिए सिंपल सी बात क्या है, जब हम लोग ने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था तब क्या था, साइकिल चलाने के लिए हमें पता होना चाहिए था कि मतलब बैलेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, धीरे धीरे ऐसे हो गया है कि आप जैसे ही साइकिल पे चढ़ते हैं और पहली पैडल मारते हैं, फिर उसके बाद एक कंडीशनल रिफ्लेक्स आपके बॉडी के अंदर से जनरेट होता है और आपकी जो लेग्स हैं, जो बॉडी है, वो इस तरीके से ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेती है कि जो सेंटर ऑफ मास रहे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एकदम उस पे रहे, एक्सिस पे। जिससे फायदा क्या होगा कि हमें जो बैलेंस बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज अ पावर ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब सिंपल सा क्या है, ये एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी में सबसे इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट हैं, दैट इज कॉल्ड मार्शल हॉल। उनको इनका जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इन्होंने सबसे पहली बार रिफ्लेक्स एक्शन डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है, दैट इज मार्शल हॉल। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने लगातार काम करते रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं कि जो रिफ्लेक्स आर्क होते हैं, इसकी डिस्कवरी के बारे में हो गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये जो रिफ्लेक्स आर्क होता है बेटा, ये इनवॉलेंटरी प्रोसेस होता है। इनवॉलेंटरी का मतलब देखो दो तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं, या तो वॉलेंट्री या तो नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब वो सारे प्रोसेस जिनको करने के लिए आपकी चेतना इन्वॉल्व होगी ना, मतलब आप जो सोच रहे हो, जैसे मुझे हाथ उठाना है तो मेरे ब्रेन को एक सिग्नल देना पड़ेगा कि हाथ उठाओ। इट इज अवर अंडर कंट्रोल, क्या हमारे कंट्रोल के अंदर में। और इनवॉलेंट्री बेटा क्या होगा, इनवॉलेंट्री का मतलब इट इज नॉट अवर अंडर कंट्रोल। तो ये जो एक्शंस होते हैं, ये सब इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो कि आपका ब्रेन या आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या करते हैं, ये दोनों मतलब जैसे जो हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली भी बहुत सारी चीजें कर रहा है जो हमें नहीं पता है। दैट कम्स अंडर इनवॉलेंट्री एक्शन ना, उन सबको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। इतना कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दैट कम्स अंडर इनवॉलेंट्री एक्शन। अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट आखिर किस तरीके से होते हैं। देखिए होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन होने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक सेंसरी स्टिमुलस होना चाहिए। क्या, सेंसरी स्टिमुलस। तो सेंसरी स्टिमुलस, अच्छा जब हम लोग ने ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम दो टाइप्स पे डिवाइडेड होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा बेटा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसी के अंदर हमारा क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यही पढ़ा था। अब जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है, हायर सेंटर है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसी का एक्सटेंशन है नीचे की तरफ। क्या इतनी बात समझ में आती है। अब ये जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट और स्पाइनल कॉर्ड उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट है। इनसे बेटा बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। क्या, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। वो सारी नर्व्स को वो सारी नर्व्स जो ब्रेन से निकलेंगी, दे विल बी कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। उनको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। फिर इसके अलावा जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, दे विल बी कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, बहुत सारे बेटा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन में सिंपल सा अगर आपको बताया जाए मैकेनिज्म, तो सिंपल सा होता क्या है बेटा, जैसे कोई भी, जैसे आप एक क्या बोलते हैं, गरम चाय है, क्या, टी के एग्जांपल से सबने पढ़ा होगा। टी का एग्जांपल है, गरम चाय है। जैसे ही आपने उंगली, जो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो कि किसको फील करते हैं, आपकी उंगली में बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, कुछ टेम्परेचर को फील कर रहे होंगे, कुछ प्रेशर को फील कर रहे होंगे। इस वक्त कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, हाँ, थर्मो रिसेप्टर्स। सर इसको बंदी कर देते हैं, ठीक है। देखो इसके, अब रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक गरम चाय की केतली ली, क्या, गरम चाय की केतली, उसको गलती से आपने टच कर लिया, तो आपकी उंगली के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे थर्मो रिसेप्टर्स होंगे, जो अलग अलग तरीके के थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे गरम चाय आपने ले ली, जैसे बेटा ये कोई गरम चाय का कप है, इसके अंदर आपने अपनी फिंगर डाल दी। इस फिंगर डालने की वजह से यहाँ पर जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, क्या, थर्मो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे। इन थर्मो रिसेप्टर्स में क्या होगा बेटा, ये थर्मो रिसेप्टर्स कुछ सेंसरी सिग्नल देंगे। क्या, सेंसरी सिग्नल किसको देंगे, अच्छा वो सारी नर्व्स
जो सिग्नल को रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आती है, उन सारी नर्व्स को क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन। तो एक क्या न्यूरॉन हो जाएगा? एक न्यूरॉन क्या हो जाएगा हमारा? सेंसरी न्यूरॉन। तो सिंपली सी बात क्या है, जो हमने गर्म जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर कोई भी चीज सेंस करते हैं जो कि सेंसरी टाइप की होती है, तो वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां पर पहुंचेगा? स्पाइनल कॉर्ड में। कितनी बात समझ में आती है? अब स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन किसी भी लेवल पे पहुंचेगा, फिर उसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी। क्या? कुछ प्रोसेसिंग होगी। फिर वहां से एक मोटर सिग्नल, क्या? एक मोटर सिग्नल रिलीज होगा। मोटर का मतलब जिसकी वजह से मूव कर सकते हैं ना। मोटर सिग्नल यानी मसल को एक सिग्नल गया कि आप अपना हाथ हटा लीजिए ना, फिर आप क्या करेंगे? अपना हाथ हटा लेंगे। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि सेंसरी न्यूरॉन के बाद हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे गया, कुछ प्रोसेसिंग हुई, उस प्रोसेसिंग होने के बाद सबसे लास्ट में क्या निकलेगा बेटा? मोटर न्यूरॉन। यही मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? ये मोटर न्यूरॉन हमें कुछ इफरेंट देंगे ना, इफरेंट ऑर्गन, जिस ऑर्गन पे काम होना है। अच्छा एक सिंपल सी बात बताइए, जब भी मैंने खाना खाया, खाने में बहुत एकदम खट्टा सा स्वाद था, तो सबसे पहले क्या हुआ? हमारे जीभ के अंदर जो गस्टेटरी रिसेप्टर है, जो स्वाद को सेंस कर सकते हैं, तुरंत उन्होंने सिग्नल कहां भेजा? ब्रेन को। ब्रेन के अंदर कुछ प्रोसेसिंग हुई, उस प्रोसेसिंग की वजह से ब्रेन ने एक सिग्नल दिया, किसको? हमारी सैलिवरी ग्लैंड को। सैलिवरी ग्लैंड ने तुरंत उस पर क्या कर दिया? हमारे रिलीज करवा दिया, क्या? सलाइवा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम लोग कुछ खा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस हैं जो आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड लगातार कर रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे इसमें सिंपल क्या हुआ? सबसे पहले एक रिसेप्टर आया, रिसेप्टर के थ्रू एक सेंसरी न्यूरॉन लगा। सेंसरी न्यूरॉन कहां लेके गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू क्या करवाया? कोई ऐसी चीज करवाई जिसकी वजह से वो चीज मतलब उस जब वो सेंसरी सिग्नल आएगा तब वो एक्टिविटी होगी। इनवॉलेंट्री तौर पे होगी, आपको कोई मतलब आपके जो ब्रेन है, ब्रेन को आपको बताना नहीं पड़ेगा ना कि जैसे मुझे हाथ उठाना है तो ये मेरे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, वो क्या हो जाएगी? इनवॉलेंट्री हो जाएगी। जब वो सिग्नल आएगा तब वो रिफ्लेक्स होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए अगर मैं पूछूं कि रिफ्लेक्स आर्क होने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, देखो सबसे पहले क्या, जो एफरेंट न्यूरॉन है वो होना चाहिए। एफरेंट न्यूरॉन बेटा क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एफरेंट का मतलब वो सारे न्यूरॉन जो बाहर से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आएंगे, उनको क्या बोला जाएगा? एफरेंट न्यूरॉन। वो सारे सिग्नल्स, वो सारे न्यूरॉन्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ लेके जाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन्स। क्या इतनी पसंद में आती है? अभी जो एफरेंट न्यूरॉन है ये होना चाहिए, इसी को बेटा सेंसरी न्यूरॉन बोल रहे हैं ना, ये सेंसरी न्यूरॉन है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? उससे भी पहले रिसेप्टर होना चाहिए ना, जो रिसेप्टर है, और उससे भी पहले क्या होना चाहिए? स्टिमुलाई होना चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या है? स्टिमुलस होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? रिसेप्टर होना चाहिए। रिसेप्टर के बाद क्या है? एफरेंट न्यूरॉन होना चाहिए। एफरेंट न्यूरॉन के बाद ये किस पे जाएगा? एफरेंट न्यूरॉन के बाद बेटा किस पे जाएगा? एक कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेके जाएगा ना, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हो, चाहे वो ब्रेन के लेवल पे हो। ठीक है, तो वहां पर बेटा कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे जो एसोसिएशन का काम करेंगे, दे आर कॉल्ड इंटर न्यूरॉन्स। क्या? इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके अलावा इंटर न्यूरॉन्स के बाद क्या प्रेजेंट होंगे? जब इंटर न्यूरॉन प्रोसेसिंग हो जाएगी उसके बाद सिग्नल रिलीज होगा किसके? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। किसके? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो इसके बाद मोटर न्यूरॉन होना चाहिए। मोटर न्यूरॉन के बाद कुछ इफेक्टर ऑर्गन होगा, जिस इफेक्टर ऑर्गन के थ्रू क्या होगा? ये सारा चीजें हो पाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, पहले सिंपल से हम लोग क्या थे? पहले जब साइकिल नहीं चलानी आती थी तब वो सिग्नल आता था, हमने सीखा वो चीज ना। फिर जब हमारे ब्रेन को पता चल गया ये कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, हमारी बॉडी के जो मोटर सिग्नल्स हैं वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली पेंडल चलने लगेगी। दैट इज कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्स। उसको क्या बोलते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्स। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स? अच्छा देखिए, एक तो समझ में आ रहा है रिफ्लेक्स आर्क, और एक चीज समझ में आ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? जब सिग्नल आएगा तब तक जो भी इफेक्टर ऑर्गन है वो काम करेगा। जैसे सिग्नल आया एक सर्टेन तरीके से हमारी बॉडी ने इनवॉलेंट्री तौर पे काम किया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन ना। उसको क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन करने में जिस पाथवे के थ्रू गया है सिग्नल, उस पूरे पाथवे को बेटा क्या बोलेंगे? आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। सबसे पहले क्या हुआ? स्टिमुलस आया, फिर इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर न्यूरॉन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसिंग हुई, इंटर न्यूरॉन्स, फिर इंटर न्यूरॉन्स के बाद इफेक्टर न्यूरॉन्स, फिर इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, फिर उसके सबसे लास्ट में एक एक्शन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ना, टाइप्स ऑफ
रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या पढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले देखो बेटा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होंगे जो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होगा, ब्रेन के थ्रू हो रहे होंगे। कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होंगे जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक बेटा टाइप के रिफ्लेक्स होंगे क्रेनियल रिफ्लेक्स, क्रेनियल का मतलब ब्रेन से रिलेटेड ना, क्रेनियल रिफ्लेक्स, और दूसरे बेटा क्या हो जाएंगे? स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्या? स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्रेनियल रिफ्लेक्स कहां से रेगुलेट होंगे? इनका जो हाईएस्ट सेंटर होगा जो ब्रेन में, जैसे सेंसरी सिग्नल जा रहा था, सेंसरी सिग्नल सब जब जाता था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो वो एट लास्ट कहां पर जाएगा? जहां प्रोसेसिंग होगी। बेटा इसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो मेनली ब्रेन पे होगी। कहां होगी? ब्रेन पे। और इसमें कहां प्रोसेसिंग होगी? इसमें कहां प्रोसेसिंग होगी बेटा? इसमें स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? स्पाइनल लेवल। तो दो तरीके के हम लोग को रिफ्लेक्सेस समझ में आ गए। सबसे पहले क्या है? क्रेनियल रिफ्लेक्स, दूसरे क्या है? स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स में क्या होगा? सेंसरी सिग्नल आएगा, ब्रेन के लेवल तक पहुंचेगा, फिर ब्रेन में कुछ प्रोसेसिंग होगी, फिर ब्रेन एक सिग्नल जनरेट करेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और फिर वो जो एक्शन है वो कंप्लीट किया जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? जो सेंसरी सिग्नल है वो सिग्नल आया, कहां पहुंचा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से ही वो क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग होके स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से ही इफेक्टर ऑर्गन की तरफ चला जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो दो तरीके की रिफ्लेक्स बता दी, क्रेनियल और स्पाइनल ना। ये किस बेसिस पे बताया है कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो किस लेवल पे हो रही है। दूसरी टाइप पढ़ लेते हैं बेटा हम लोग। जैसे ये एक टाइप का बता दिया हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक टाइप से, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे बताया है कि कहां पर उसका हायर सेंटर है। दूसरा बेटा हम लोग बता सकते हैं, एक होती कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिफ्लेक्स, और दूसरी बेटा क्या होती है? कंडीशनड रिफ्लेक्स और अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। अच्छा, कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है? जब एक सर्टेन कंडीशन प्रेजेंट होगी तभी वो रिफ्लेक्सेस होंगी, और जब सर्टेन कंडीशन नहीं प्रेजेंट होंगी, ऑटोमेटिकली बिना किसी कंडीशन के हो रही, दैट विल बी कॉल्ड अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। अच्छा, कंडीशन रिफ्लेक्स कहां? सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो इवान पावलोव का है। क्या? इवान पावलोव। उन्होंने क्या किया बेटा, एक डॉग था, ये मान लीजिए एक डॉग है, क्या? डॉग, ठीक है। इस डॉग में उन्होंने क्या किया? इस डॉग को सबसे पहले क्या दिया? फूड दिया। क्या? फूड। और जब जब वो फूड देते थे एक रिंग बनाते थे। क्या? रिंग, घंटी। तो अब खुद सोचो, घंटी बजाई और फूड दिया, घंटी बजाई और फूड दिया, तो जो कुत्ता था, जो डॉग था, उस डॉग ने क्या किया? उसके दिमाग ने कंडीशन बना ली, जब जब रिंग बजेगी तब तब मुझे खाना मिलेगा, और जब जब रिंग बजी तब तब उसको फूड मिला, तब तब उसको सैलिवेशन हुआ ना। क्या हुआ? सलाइवा निकला। तो धीरे धीरे क्या होता गया, जब एक लंबे समय में लर्निंग हो गई, उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने घंटी बजाई और फूड नहीं दिया तब भी उसका सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब क्या है कि उसके ब्रेन ने एक कंडीशन बना ली थी कि जब जब ये कंडीशन होती है मुझे फूड मिलता है और तब सलाइवा हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली एक कंडीशन प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्स जनरेट हो जा रही है। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स में क्या है? अनकंडीशन रिफ्लेक्स में मैंने कोई उंगली डाल दी गर्म चाय में, अब जैसे मैंने गर्म चाय में उंगली डाली है, बस सिंपली क्या है कि जब गर्म चाय में उंगली जाएगी तो मैं बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। तो सेंसरी सिग्नल हुआ और वो चीज हुई, ठीक है। कंडीशन रिफ्लेक्स के लिए क्या है? लर्निंग इंपॉर्टेंट है। क्यों लर्निंग इंपॉर्टेंट है? अच्छा एक बात बताइए, कुत्ते को अगर ऐसे ही रखते, फूड देते रहते, कोई कंडीशन न लगाते बीच में, तो क्या होता? कुत्ते को जब फूड मिलता है तभी उसको सेलिवेशन होता है ना। जब आपने फूड नहीं दिया तब भी सेलिवेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कंडीशन आपने लगाई है। तो हमारी जो बॉडी की ज्यादातर जो रिफ्लेक्सेस है वो कैसी हैं? अनकंडीशन टाइप की हैं। लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसी हैं जो हमें लर्निंग से आती हैं, और जो लर्निंग से आएंगी वो कैसी होंगी? एक सर्टेन कंडीशन पे ही हो रहे हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, टीचर भी आप लोग को यहाँ पर पढ़ाने आता है, जैसे आपको पढ़ाने आएगा तो उसने लर्न किया है वो सारी चीजें ना, और आप लोग भी यहाँ पर बैठते हैं सर्टेन तरीके से बैठते हैं। तो सिंपल से क्या है कि एक कंडीशन प्रेजेंट है तो आपका ब्रेन अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज कंडीशन रिफ्लेक्स। क्या? कंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स में क्या होगा? अनकंडीशन रिफ्लेक्स में वो सारी रिफ्लेक्सेस हो जाएंगी जो बिना किसी कंडीशन की होती हैं। इसके अलावा तीसरा और क्लासिफिकेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। तीसरा और तरीके क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं? जैसे एक तो बता दिए क्रेनियल स्पाइनल, एक बता दिए कंडीशन अनकंडीशन, और फिर इसके अलावा जो तीसरा रिफ्लेक्स हो जाएगा दैट विल बी मोनोसाइनेप्टिक, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, और दूसरी बेटा क्या हो जाएगी? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्या? पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अच्छा सर ये रिफ्लेक्स साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स, व्हाट इज साइनैप्स? व्हाट इज साइनैप्स? देखो बेटा, जब भी कोई न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन वन किस तरीके से दिखेगा? ऐसे करके न्यूरॉन का सबने स्ट्रक्चर देखा होगा। फिर उससे बेटा क्या होता है? एक्सॉन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है।
इसी एक्सॉन का लास्ट में काम क्या होता है कि ये जो सिग्नल होता है वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन को ट्रांसफर करे। तो ये जो नेक्स्ट वाला न्यूरॉन है, इस इनके और इनके बीच के जंक्शन को क्या बोला जाता है? साइनैप्स बोला जाता है। क्या? साइनैप्स। क्या इतनी पसंद में आ रही है? अच्छा, जब हम मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो भी हमारा रिफ्लेक्स आ रहा है, वो क्या होगा? एक सेंसरी न्यूरॉन से आया, फिर इंटर न्यूरॉन पे प्रेजेंट हुआ, इंटर न्यूरॉन के बाद फिर लास्ट में क्या हुआ? वो लास्ट में जैसे देखिए, ये क्या है? सेंसरी सिग्नल आ रहा है, सेंसरी न्यूरॉन है। क्या? सेंसरी न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन ने कहां से लिया था सिग्नल? कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट थे, उन्हीं रिसेप्टर से सिग्नल आ रहा था। फिर मान लेते हैं यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे गया। क्या? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे गया। अब स्पाइनल कॉर्ड का सिंपल सी बात क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जाने के बाद ये क्या होगा? यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। इन न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे? वही प्रोसेसिंग वाले न्यूरॉन क्या थे? इंटर न्यूरॉन। क्या? इंटर न्यूरॉन्स। क्या इतनी पसंद में आ रही है? अब इंटर न्यूरॉन्स के बाद क्या होगा? कुछ मोटर न्यूरॉन्स निकलेंगे। क्या? मोटर न्यूरॉन से सिग्नल निकलेगा प्रोसेसिंग के बाद, और वो किस पे जाएगा बेटा? इफेक्टर ऑर्गन पे। किस पे? इफेक्टर ऑर्गन पे। तो सिंपल सी बात मैंने क्या बताई? सिंपल सी बात मैंने ये बताई, जब एक सेंसेशन मिलेगा किसी सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू, तो सेंसरी सिग्नल आएगा और वो फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। अगर इनके बीच में सिंगल टाइप के न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता था? जैसे बेटा सेंसरी न्यूरॉन आया, अब सेंसरी न्यूरॉन के बाद बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स बीच में प्रेजेंट हो गए, या बहुत सारे और सिग्नल्स प्रेजेंट हो गए, तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? जब सिंगल इंटर न्यूरॉन होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगी? सिंगल रिफ्लेक्सेस होंगी। लेकिन कई बार क्या हो सकता है? ये सिग्नल आया, इस सिग्नल की वजह से कई सारे इंटर न्यूरॉन एक साथ काम करने लगे ना, कई सारे न्यूरॉन एक साथ काम करने लगे, दैट विल बी कॉल्ड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। और एक क्या हो जाएगा? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। क्या इतनी पसंद में आती है? मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो बेटा सिंपल सी बात मैंने अभी तक बताया क्या क्या है, कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने सिंपल से क्या बोला है कि मार्शल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की। दूसरी बात क्या बताया? रिफ्लेक्स आर क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। फिर तीसरी क्या बताई? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स में क्रेनियल और स्पाइनल। फिर दूसरा कौन सा टाइप बताया? कंडीशन या अनकंडीशन। और तीसरा बेटा क्लासिफिकेशन क्या बताया है कि मोनोसाइनेप्टिक हो सकती है या तो पॉलीसाइनेप्टिक हो सकती है। पॉलीसाइनेप्टिक में क्या होगा? पॉलीसाइनेप्टिक में ये होगा कि जब इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा तो वहां पर कई सारे न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब कई सारी साइनेप्सेस एक साथ बननी होंगी। ठीक है, इतनी पसंद में आती है। थैंक यू, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।